हेलो गाइज, 10 क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही थी उसकी अगली कड़ी है PYQ सीरीज, प्रश्नों का बौछार 110। हमने पहले बताया कि ये जो संकलन है ये घटना चक्र, आई दृष्टि जाती है, घटनासार और क्रॉनिकल और दर्पण का संकलन है। देखते हैं प्रश्न क्या है इस बार। ये देखिए, सितंबर का प्रश्न आ गया, लेटेस्ट प्रश्न है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 से 23 सितंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पे रहे थे, पहला स्टेटमेंट। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने चौथी क्वाड लीडर समिट के सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें बताना है क्या जवाब होगा, और इसमें दोनों सही होगा, एक और दो दोनों सही होगा। और क्वाड समिट अभी बताए थे, क्वाड समिट जो है, क्वाड समिट 24 में जो होगा भाग लिए थे अमेरिका में। यह सितंबर की घटना है। कब? 21 सितंबर 24 में मोदी जी जब गए वहां अमेरिका घूमने, तो वहां पे क्वाड समिट में भाग लिए थे। और ये हुआ था कहां पे क्वाड समिट? अमेरिका के किस शहर में हुआ था? अमेरिका के डेलावेयर में हुआ था। अमेरिका के डेलावेयर शहर में हुआ था ये समिट, उसमें उन्होंने भाग लिया था। जब अमेरिका गए तो इनको वहां के कम से कम 200 प्राचीन अवशेष जो है, जो तस्करी के माध्यम से अमेरिका चले गए थे, इनको वापस कर दिया गया। जिसमें टेराकोटा हो, कलाकृतियां हो, जो 9वीं सदी 10वीं सदी का है, कुछ जैन की मूर्तियां, सब वापस किया गया था। और क्वाड में जो मेंबर है आप लोग जानते ही हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान और इंडिया। तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 24 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। थर्ड वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस 19 से 22 सितंबर 2024 के मध्य यह कार्यक्रम भारत मंडपम प्रगति मैदान में है, नई दिल्ली में आयोजित किया हुआ था। और इस कार्यक्रम का भागीदार देश दक्षिण कोरिया था, तो बताना है। और ये वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस जो था, ये फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो है, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो है, मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। और इसका एक कथन एक सही है, कथन दो गलत है, क्योंकि भागीदार देश जो था वो कौन था? भागीदार देश इसमें जापान था। भागीदार देश जापान था। और फोकस जो देश था, फोकस देश, ये वियतनाम और ईरान था। निम्न कथन विचार कीजिए। 17 से 20 सितंबर 2024 के मध्य 8वां भारत जल सप्ताह 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। जल सप्ताह, और इसका मुख्य विषय था समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। कभी कभी थीम पूछा जाता है, इसलिए थीम का प्रश्न बनाया गया है। तो कौन सा कथन सही है बताना है, कौन कौन सा कथन सही है। और ये जो जल सप्ताह का आयोजन हुआ था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये बात सही है। और इसका थीम भी था समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी, यानी दोनों कथन सही है इसका। सोलह सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, याद रखिएगा, नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। और रैपिड रेल कहां से कहां तक प्रचालित है? कहां से कहां तक प्रचालित है? नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। और ये रैपिड रेल कहां से कहां तक संचालित है? तो अहमदाबाद से भुज तक ये के बीच चलती है। ये अहमदाबाद से भुज तक ये के बीच चली। 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम की योजना की शुरुआत की है।
स्वीकृति प्रदान की है। और ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा कथन सही है। अगले 2 वर्षों के लिए मिशन मौसम को स्वीकृति दी गई है, ओनली 2 years के लिए। और इस अवधि के लिए इस मिशन हेतु परिव्यय राशि यानी जितना प्रोजेक्ट राशि जो होता है, कितना खर्चा करेंगे, 2000 करोड़ रुपए है। और मुख्य रूप से यह मिशन पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय द्वारा क्या कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें क्या होगा आंसर। और इसका लक्ष्य है कि हर मौसम में के लिए तैयार रहना और जलवायु को स्मार्ट बनाना। हर मौसम के लिए तैयार रहना, जलवायु को स्मार्ट बनाना, इसका स्कीम है। बताइए क्या जवाब होगा। इसमें तीनों सही है। अगले 2 वर्ष के लिए होगा, 11 सितंबर को हुआ है, परिव्यय राशि 2000 करोड़ रुपया है। और ये जब इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो विज्ञान मंत्रालय करेगा ही करेगा, और पृथ्वी तो होगा ही होगा, तो ये उनके द्वारा किया जाएगा। तो सभी है तीनों। 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित बुनियादी ढांचों को सक्षम करने के लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसके लिए? जल विद्युत परियोजनाओं के लिए और बुनियादी ढांचे में सक्षम करने के लिए एक बजटीय सहायता में संशोधन किया है, उस पर भी फोकस करना है। कौन सा विचार करना है, बताना है सही कथन क्या है। इस योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? अवधि क्या होगा? वित्तीय वर्ष 24-25 से 31-32 तक होगा। मान लें ये स्कीम जो चालू होगा 24-25 से और 31-32 तक रहेगा। इस अवधि में कुल परिव्यय राशि जो होगी कितना? 12,461 करोड़ रुपए होगी। तो बताइए क्या होगा इसका। और विद्युत मंत्रालय, इस पे काम कौन करेगा? विद्युत मंत्रालय के लिए स्कीम है कि जो भी जल विद्युत जो होता है दोनों सही हो जाएगा। इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 9 से 10 सितंबर 2024 के मध्य आबू धाबी यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की आधिकारिक यात्रा पे थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 8 समझौते ज्ञापन एमओयू पे साइन किया है। बताइए क्या सही होगा। और ये 10 सितंबर को और उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी। ये उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी। और इन्होंने 10 सितंबर को जो है भारत यूएई बिजनेस फोरम जो मुंबई में आयोजित हुआ उसमें भी भाग लिए थे इन्होंने। तो इन्होंने 8 नहीं 5 ज्ञापन पे 5 एमओ साइन किया था। केवल स्टेटमेंट 1 सही है इसका। सितंबर 2024 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर पीसीएस के लिए पूछे ही जाते हैं इसे। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्टेटमेंट 10 लाख से तक, मैं 3 से 10 लाख, ये 10 लाख से अधिक और 10 लाख तक हो गया 3 से 10 लाख शहरों में फिरोजाबाद को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और कौन सा कथन सही बताना है। इसमें क्या है कि इसमें श्रेणी बताया, जब जारी किया जाता है तो इसमें 3 श्रेणी निश्चित की जाती है। एक श्रेणी 1A जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर से अधिक प्लस, और इसमें पहले रैंक पे थे सूरत। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। सूरत पहले स्टेटमेंट थे, सूरत, फिर जबलपुर वायु सुरक्षण है, ये वायु सुरक्षण याद रखिएगा। सूरत, जबलपुर और आगरा
लखनऊ कानपुर, आगरा लखनऊ और कानपुर श्रेणी 1 में है इनका रैंक, तो हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। श्रेणी 2 में रखा जाता है 3 से 10 लाख तक की आबादी, जिसमें फर्स्ट रैंक पे फिरोजाबाद है, सही है। तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि श्रेणी 3 में कौन सा फल रैंक पे, श्रेणी 3 में कौन से हैं? श्रेणी 3 में वो आते हैं जो 3 लाख से कम जनसंख्या होती है। 3 में 3 लाख से कम जनसंख्या वाले, तो इसमें आएंगे रायबरेली। फर्स्ट रैंक पे इसमें रायबरेली आ जाएगा, रायबरेली। सितंबर 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है, ये बताना है। गुरुग्राम में गलत, नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको ISA बोलते हैं, सोलर एजेंसी अलायंस बोलते हैं इसको, ये इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है, और इसके लेटेस्ट मेंबर है नेपाल, 151 मेंबर नेपाल है, ये इसका नेपाल है इसका मेंबर। ई गवर्नेंस पे 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 24 का आयोजन कहां आयोजित हुआ था, और पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था इस पे कि ई गवर्नेंस पे 3 से 4 सितंबर 2024 तक में मीटिंग हुआ था, और ये सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था हमने डिस्कस भी किया था। 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन ये मुंबई में आयोजित हुआ था, मुंबई में। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। 3 से 5 सितंबर 24 के मध्य मोदी जी प्रधानमंत्री ब्रुनोई और दारुसलाम नाम है इसका, और सिंगापुर की यात्रा पे रहे हैं, और यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनोई दारुसलाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। इसमें क्या सही क्या गलत? मोदी जी 3 से 5 सितंबर तक ब्रुनोई दारुसलाम और सिंगापुर की यात्रा पे थे, एकदम थे। यानी ब्रुनोई में यात्रा था 3 से 4 सितंबर, और 4 से 5 सितंबर तक यात्रा थी उनकी सिंगापुर की। सितंबर की यात्रा थी सिंगापुर की, और पहली यात्रा थी उनकी, और ये सिंगापुर की यात्रा उनकी 5वीं यात्रा मानी जाती है। कौन सी? 5वीं यात्रा मानी जाती है, हाँ। और ये ब्रुनोई दारुसलाम की द्विपक्षीय पहली यात्रा थी, तो दोनों सही है इसका। 3 सितंबर, देखिए टाइप में थोड़ा दिक्कत कर दिया। 3 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में देखे होंगे आप लोग कि एक महिला डॉक्टर के साथ क्या हुआ, रेप हुआ था, और पूरे विवादों का बिंदु रहा था सितंबर मंथ। तो उन्होंने विधानसभा द्वारा पारित अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 के प्रावधानों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। और ये पॉलिटी का प्रश्न है, पॉलिटी से लिंक करके करंट में पूछा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा कदम है ये किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो बताइए इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा कथन नहीं है। इस विधेयक में बलात्कार और हत्या के लिए दोषी व्यक्ति के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। इसमें चार्जशीट दायर करने के 40 दिन के अंदर अवधि के भीतर सजा सुनाने, मृत्यु दंड देने का प्रावधान है। और अपराधियों की मदद करने वाले को 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। पीड़ित की पहचान उजागर करने के खिलाफ 3 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें गलत है ये बी, क्योंकि जब अपराध चार्जशीट हो जाएगा तो 36 दिन के अंदर उनको मृत्यु दंड देने की सजा है, मात्र 36 दिन के अंदर। 21 दिन रहेगा ट्रायल में, और 15 दिन में वैध कारणों की मतलब जो भी चार्जशीट होगा, जो भी डिस्कस होगा वो जाएगा। 36वें दिन को मृत्यु दंड।
2 सितंबर 24 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए डिजिटल कृषि मिशन के संबंध में विकल्प में कौन सही नहीं है? डिजिटल कृषि मिशन, इस मिशन के लिए परिव्यय राशि 2817 करोड़ रुपया है। परिव्यय राशि में 740 करोड़ रुपया केंद्र द्वारा दिया जाएगा। केंद्रांश लिखा हुआ है। इस मिशन की परिकल्पना डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने वाली एक व्यापक योजना के रूप में की गई है और इस मिशन के तहत बनाए जाने वाले 3 DPI में एग्रोस्टेक, कृषि निर्माण सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइलिंग शामिल किया गया है। इसमें क्या गलत है? क्या गलत है इसमें? इसमें गलत है बी, क्योंकि केंद्र का जो परिव्यय है 1940 करोड़ रुपया केंद्र द्वारा दिया जाएगा। बाकी सब सही है। भारत 2024 में किसके अध्यक्षता में? अच्छा ठीक है, अगस्त है ये। ठीक है, अगस्त में 24 में किसकी अध्यक्षता में संसद की लोक लेखा समिति PSC का गठन किया गया है? लोक लेखा समिति में पहले मेंबर कितने होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। और इसमें प्रावधान ये होता है कि विपक्ष का कोई भी, इसमें अध्यक्ष जो चुना जाएगा विपक्ष का कोई नेता होगा। अध्यक्ष जो चुना जाएगा वो विपक्ष का नेता होगा। क्या होगा? विपक्ष का नेता होगा। तब तो बताइए इसका आंसर। और इसका काम क्या होता है? जो कैग रिपोर्ट सबमिट करता है उसी की जांच करने के लिए काम की जाती है। के.सी. वेणुगोपालन। अच्छा, एक प्राक्कलन समिति होती है। प्राक्कलन समिति क्या होता है भाई? प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी जिसको बोलते हैं हम लोग। 30 मेंबर होते हैं लोकसभा के। इसको जुड़वा बहन कहा जाता है दोनों का। अगस्त 2024 में भारत में 3 नए आर्द्रभूमि, एकदम फेमस क्वेश्चन, VVI लिख लीजिए, छपा प्रश्न है। आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इस 3 नए रामसर साइट के साथ भारत में अब कुल कितने रामसर साइट की संख्या हो गई है? पहले संख्या थी 80, जिसमें 2 शामिल कर लिया गया, बिहार का नगी और नक्की डैम। तो ये संख्या हो गई 82। अब 3 शामिल करने पे हो गया 85। और पहला रामसर साइट इंडिया का, फर्स्ट रामसर साइट इंडिया का केवलादेव पक्षी विहार और चिरकाल झील 1981 में शामिल किया गया था। 1981 में शामिल किया गया था। अब 85 हो गया है। अब संख्या इसकी 85 हो जाएगी। जो 3 नए शामिल किए गए हैं इसमें तमिलनाडु के 2 हैं। क्या नाम है उसका? नजराना। उसका नाम है नजराना पक्षी विहार और एक का नाम है काजू वैली। नजराना और एक काजू वैली, ये तमिलनाडु का है। और तवा जलाशय जो है ये मध्य प्रदेश का है। दोनों तमिलनाडु का है और ये मध्य प्रदेश का है। एकीकृत पेंशन योजना, जिसपे बवाल हुआ भाई, एकीकृत पेंशन योजना UPS के संबंध में कथम विचार कीजिए। 25 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NPS की घोषणा कर दी। इस योजना के तहत 25 वर्ष की न्यूनतम अहर्क, यानी जब 25 वर्ष सेवा कर लेंगे तो सेवानिवृत्त होने से पहले आपको अंतिम 12 महीने में प्राप्त औसत किए जाएंगे, निकाला जाएगा इस पद, और उसमें ये न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा और मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगा। तो बताइए इसमें क्या है? इसमें गलत है? कौन कौन सही है? इसमें कौन कौन सही है? केवल 2 सही है। इसमें क्या है? 2 सही है, क्योंकि 24 अगस्त को घोषणा की गई थी। पहला गलत।
इसमें न्यूनतम पेंशन जो मिलेगा 10,000 रुपये मिलेगा। जब आप 10 वर्ष की सेवा कर लेंगे तो न्यूनतम पेंशन 10 वर्ष मिलेगा, 50% मिलेगा आपको 25 वर्ष की सेवा करने के बाद इसे। और इसमें ये पारिवारिक पेंशन की भी प्रावधान किया गया। इसमें 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा महाराष्ट्र के पालघर में उद्घाटित और शिलान्यास किया गया उनका। तीन परियोजनाओं में के संबंध में विकल्प में कौन सही नहीं है, और इसमें दो ऐसे हैं प्रश्न जो बनने ही बनने हैं। मोदी जी ने बाढ़वन बंदरगाह, बाढ़ हो जाएगा, बाढ़वन बंदरगाह की आधारशिला रखी और जिसकी परियोजना लगभग 76,000 करोड़ रुपए की है। बाढ़वन बंदरगाह पालघर जिले के दानुन शहर के पास स्थित है। प्रधानमंत्री ने लगभग 1560 करोड़ रुपए में की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया और शिलान्यास भी किया, और उन्होंने बीएसएल कम्युनिकेशन परियोजना का शुभारंभ किया। इसमें क्या गलत है? और ये बाढ़वन बंदरगाह जो है वर्तमान में फेमस रहा है। मोदी जी के उद्घाटन के बाद सबसे गहरी और सबसे बड़ी बनी है बंदरगाह ये। इसमें डी गलत है क्योंकि वासल परियोजना का उन्होंने शुभारंभ नहीं किया। तो बाढ़वन बंदरगाह कहाँ है याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र नहीं मारना है, गुजरात मारना है। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के पालघर में है। बायो ई 3 अर्थव्यवस्था, एनवायरमेंट और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति के संबंध में कथन विचार कीजिए। एक नया कंसेप्ट आया बायो 3। इसमें अर्थव्यवस्था भी होगा, एनवायरमेंट भी होगा और आपको रोजगार भी दिया जाएगा। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो 3 का क्या किया गया? नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति का मुख्य विशेषताओं में विषयगत क्षेत्रों में रिसर्च करना और विकास करना, उद्यमिता को नवाचार संचालित समर्थन शामिल करना है। क्या होगा इसका आंसर? और इसका कंसेप्ट ये रहेगा इस बायो 3 का कि आपको रिसर्च में सहयोग मिलेगा, विकास में सहयोग मिलेगा और नवाचार इनोवेशन में भी सहयोग मिलेगा आपको। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 21 से 23 अगस्त 2024 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की रहे थे, और विगत 25 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। और 1992 में भारत और यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 21 और 22 को पहुंचे वो पोलैंड और 22-23 को पहुंचे यूक्रेन यात्रा करने के दौरान, और 45 वर्षों के इतिहास में वो पोलैंड की पहली यात्रा है किसी देश की। 1954 के बाद 45 वर्षों की ये देखा जाए, 54 के बाद 45 वर्ष के बाद किसी की यात्रा पहली यात्रा है। तो ये 25 वर्षों के बाद तो होगा नहीं, 45 वर्षों बाद ये कोई यात्रा किया है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दूसरा। और 92 से भारत यूक्रेन के बीच में राजनीतिक संबंध स्थापित हुए हैं, और इन्होंने जब यूक्रेन गए तो इन्होंने 4 जो है भीष्म क्यूब्स दे दिया। क्या है भीष्म क्यूब्स? पोर्टेबल, क्या बोलते हैं? पोर्टेबल एक मिनट रुकिए, बताते हैं उसका। पोर्टेबल एम्बुलेंस, स्वास्थ्य पहल के लिए पोर्टेबल एम्बुलेंस दिया इन्होंने। क्या ले जाइए आप स्वास्थ्य पहल के लिए, क्या यूक्रेन में जानते ही हैं कि स्थिति क्या है अभी। तो उन्हें 4 भीष्म दे दिया, पोर्टेबल क्यूब्स दिया उन्होंने, पोर्टेबल कि जाइए आप इससे स्वास्थ्य पहल पे पहल कीजिए आप लोग। अगस्त 2024 में किसने चिकित्सा से संबंधित पेशेवरों की सुरक्षा हेतु 10 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल NTF का गठन किया है? और कौन कहा है कि चिकित्सकों के लिए एक कार्यबल की गठन किया जाए उनकी सुरक्षा के लिए?
वह है उच्चतम न्यायालय, एपेक्स कोर्ट। चलिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।